अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू प्रॉफिट। नाजरीन, शायद आपने देखा हो कि 13 नवंबर को पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान स्टील मिल्स का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के हवाले कर दिया। अब ये इतना बड़ा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज दो मिनिस्ट्रियों के दरमियान फुटबॉल की तरह क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई हो या उसका प्रोसेस ख़राब हुआ हो, बल्कि ये कहानी चल रही है 2006 से लेके अब तक की, जिसके अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद ये कंपनी प्राइवेटाइज नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या रियलिटीज़ हैं, इस फिनोमेना को देखने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट ज़ैन नईम ने, जिन्होंने इस हफ्ते की स्टोरी में पाकिस्तान स्टील मिल्स की तारीख लिखी है और इसके अलावा इसके प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर रोशनी डाली है। तो ज़ैन, हमें थोड़ा सा आप बताना शुरू करें कि पाकिस्तान स्टील मिल्स है क्या, इसकी प्रोडक्शन किस तरह की है और इसके अलावा इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों की जाती है। अगर कहानी शुरू करें तो पाकिस्तान स्टील मिल्स 1947 में लियाकत अली ख़ान का एक ख्वाब था कि वो एक इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे लार्ज स्केल, जो कि पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट कर सके, सेल्फ सफिशेंट कर सके। वो चलते चलते 10 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की हुकूमत के थ्रू गुजरते हुए फाइनली 1985 में ज़िया-उल हक ने बनाया उसको और उसकी इनाग्रेशन की गई। उसके बाद से काफ़ी अरसे ये ऑर्गेनाइजेशन लॉस में रही। 2000 तक ये लॉस कमाती रही। उसके बाद ये प्रॉफिट में आ गई, और जब ये प्रॉफिट में आ गई तो ये सोचा गया कि क्यों ना गवर्नमेंट्स के हाथ से लेके ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए ताकि वो इसको रन करे, जो उसको बेहतर रन कर सकती है। तो आपने सुना होगा 2006 में पूरा एक केस हुआ था जिसमें इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था और इसको बेच भी दिया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में स्टेप इन किया और उसने कहा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की गई है ये गलत तरीके से की गई है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस ट्रांजेक्शन के अलावा कुछ सस्पिशंस थे जिसकी वजह से इसको अनल कर दिए गए। फिर वो दिन है और आज का दिन है जिसके बाद काफ़ी बार गवर्नमेंट की कोशिश कर चुकी है कि वो उसको सेल करे, लेकिन बात कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, कहीं के बीच में रह जाती। ठीक है, तो जैन, इसके अंदर जो मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2006 में आपने एक सेल की बात की, वो आई थिंक $362 मिलियन पे एक कंसोर्शियम को पाकिस्तान स्टील मिल्स बेचने का तब डील हुई थी, जिसके बाद ऑफ कोर्स ये कोर्ट केसेस इस पे आ गए। और उसके बाद भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस तो इसी तरह होता है कि हुकूमत अपनी कोई एंटिटी किसी प्राइवेट बायर को बेच देती है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के फाइनेंशियल्स में या उसकी हिस्ट्री में कि कोई इसको ख़रीदना नहीं चाह रहा है या हुकूमत से हो नहीं पा रहा है, यानी कि इस देयर कोई बायर है, अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी है, कुछ इस पे भी रोशनी डालें। 2000 में जो प्रॉफिट बनना शुरू हुआ था वो 2008 तक ये कंपनी माशाल्लाह प्रॉफिटेबल थी, अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी। उसके बाद से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से या मिस मैनेज की वजह से ये कंपनी लॉस बनाना शुरू कर दिया इसने, और ये लॉस पे लॉस कर दी गई। यहाँ तक कि 2015 में इसको शट डाउन करना पड़ गया। बीच में पीएम गिलानी ने एक बार इसको बेल आउट पैकेज भी दिया था कि ये इतने लॉस बना रही थी। तो उसकी वजह से कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्केप्टिकल रहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये जो स्टोरी लिखी गई है ये मेनली है फ्रॉम 2019 एंड 2003। जब 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने सोचा कि हम इसको फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से इसको चलाएंगे। हमेशा यही होता है कि गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम इसको ठीक करें। लेकिन फिर जब समझ आए कि हमसे ये काम नहीं होने वाला, तो मई ऑफ 2019 में ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया कि प्राइवेटाइजेशन की जाए। जो आपने 13 नवंबर की बात की, वो हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हम 2019 में थे। उसके बाद ये आपने एक जगह फुटबॉल की तरह ये एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री जाती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर अपना हाथ साफ करती है। तो वो जो 2019 में प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, ये फाइनली 2021 में जाके बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बिडिंग प्रोसेस जो कि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए था, ये 2 साल बाद ये खाली इसकी बिडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद चाइनीज़ कंपनीज भी थी, रशियन कंपनीज भी थी, एक ईरानी कंपनी भी थी जिन्हें ट्रस्ट शो किया कि हम इसको लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, अपनी अपनी रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसको वायबल है कि नहीं हमारे लिए। उसके बाद करते 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 2023 में सिर्फ एक कंपनी रह गई थी जिसका इंटरेस्ट तब तक वैलिड था, और फिर अक्टूबर ऑफ 2023 में इसको इस डील को भी बंद कर दिया गया, ये सोचते हुए कि बाद में जाके इसको दोबारा वायबल करके एक नई बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाए, जिसकी जो फिर हमें 2023 के नवंबर तक लेके आती है, जहाँ पे दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जैन, मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी मेरे सामने भी खुली हुई है, मैं इसमें कुछ नंबर्स देख रहा हूँ। आपने कहा है कि
जो गिलानी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने तकरीबन 3 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज इनको देना पड़ा था। और जब ये रशियन और चाइनीज़ कंपनीज का कंसोर्शियम बना था तब एक $778 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऑफर आई थी। और इसके अलावा कंपनी रेगुलरली एनुअल बेसिस पे 23 अरब का लॉस खाती हुई आई है। एंड आपने जैसे समझाया कि ऑफ कोर्स इस पे ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ साफ करते हैं और रेड टेपिंग होती है, इसके अंदर लोगों की नौकरियां लगी होती हैं, इस तरह के सारे इंटरेस्ट होते हैं। मगर आपने जैसे भी बताया कि 2019 में इसको प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की और अब एक तरह से वो फॉल थ्रू कर गई है। थोड़ा सा समझाएं कि जो मिनिस्ट्रीज के दरमियान इसका उछल कूद है कि इधर से उधर, इसका अब क्या आपको नज़र आ रहा है? आगे फिर से इसी तरह होगा, नई हुकूमत आएगी, वो इसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेगी, फिर प्राइवेटाइजेशन कर जाएगी और फिर नई हुकूमत आ जाएगी? ज़रा सा इस पे एक्सपैंड अगर आप कर पाएँ। होपफुली हमारी दुआ तो ये होगी कि ये प्राइवेटाइज हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बर्डन है हमारे एक्सचेकर के ऊपर और हमारे बजट के ऊपर, जिसमें से इसमें से खाली पैसे जा रहे हैं जो वेजेस पे कर रहे हैं और आगे से कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही, कोई रिटर्न या रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। मैं तो ये मेरी स्टोरी में भी ये लिखा है कि बेहतर होता कि इसको जल्द से जल्द बेच देते जब ये वाइबल था, तब एक अच्छी कीमत भी मिल जाती, तब एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाता। उसके बाद से 15 के बाद से अब तक हर बजट में इसको एक पैकेज दिया जाता है जिसकी वेजेस पे की जाती है कि इवन दो फैक्ट्री बंद हो गई है, वेजेस फिर भी रेगुलरली जारी है और वो सारा काम चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का मसला ये है कि वो उन्होंने अपना एक जिसका बोलते हैं खांचा लगाया हुआ है, अपना कहने की एक सोशल इनकम बनाया हुआ है, इसको वो सस्टेन ही करना चाहती है। वो चाहती है कि वो इसको चलाती रहे ताकि जितना जितना इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा किया जा सकता है, लीच ऑफ किया जा सकता है, वो लीच ऑफ कर रही है इसका ब्यूरोक्रेसी बाय इट्स पावर, बाय इट्स इन्फ्लुएंस एंड बाय द रिसोर्सेज जो खुद ले रही है इसकी। अच्छा जन, जाते जाते एक आखिरी सवाल है जो कि है कि आपने अपनी स्टोरी में मेंशन किया हुआ है कि जो केयर टेकर फेडरल कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है रिकमेंडेशन, एक फैसला लिया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने, जो कि एक नई बॉडी बनी है इन्वेस्टमेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए। और उसकी तुक भी यही है कि जो गवर्नमेंट्स के साथ साथ आते आते पॉलिसीज़ तब्दील होती हैं वो इन्वेस्टर्स को उससे फ़र्क ना पड़े। तो आपका ख्याल है कि SIFC के इन्वॉल्व होने से इसके प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में इस दफ़ा कोई फ़र्क पड़ सकता है या 4 साल बाद भी हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे? ऊपरी थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। ये जो ब्यूरोक्रेसी एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि हमारी पहले अप्रूवल ली जाए, हमारा पहले हाँ में शामिल होगी, फिर ये चीज़ गो थ्रू करेगी। होपफुली SIFC विल बी एबल टू कट थ्रू द रेड टेप। वो काफ़ी हद तक ये ब्यूरोक्रेसी का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म कर देगी और जो बिड्स आएंगी उसको ये आराम से सेल कर सकेगी बिडर्स को बेस्ड ऑन देयर ओन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थैंक यू जैन, बहुत शुक्रिया।